नाउ पोटेंशियल डिफरेंस जो एग्जैक्ट वर्ड था उसको एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, क्योंकि हमको अभी ओम्स लॉ पढ़ना है। ओम्स लॉ रिकॉल करेंगे जो 10th क्लास का था। फिर इसके बाद जो ओम्स लॉ था इसको ओम्स लॉ में व्हाट डिड ओम्स लॉ स्टेट? ओम्स लॉ स्टेट करता था V इज इक्वल टू IR। यहीं से हमको ये टर्म मिला रेजिस्टेंस, पहली बार हमारे लाइफ में रेजिस्टेंस यहीं से सुनाई में आया। वहां से R इज इक्वल टू आया रेशियो ऑफ V बाई I, राइट नॉट? फिर उसके बाद हमने R के लिए डिराइव किया R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये कहां से डिराइव किया? हमने कुछ फैक्टर्स डिसाइड किए जहां पर वी कुड स्टेट के रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रो को भूल जाते हैं, यहाँ से L दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मेरा क्या बोलते हैं कंडक्टर है, इसको कट करेंगे ये वाला जो पार्ट है उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट थिंग आता था जिसको हम लोग रो बोलते थे। रो वाज नथिंग बट रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते थे इसको। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता था वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता था? सबसे पहले नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, भाई ये इंसुलेटर है या कंडक्टर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। प्लस टेम्परेचर जो जो होता था, टेम्परेचर कंडीशन, किस टेम्परेचर पे हम इसको नाप रहे हैं। आगे जाके इसी चैप्टर में हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और बहुत मतलब ये एक हमारा कंसेप्ट रीबिल्डिंग वाला टाइम होगा, क्योंकि हमको बाद में पता पड़ेगा कि टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस जो होता है ना इनवर्सली वेरी करता है। ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। एग्जैक्टली हमको ये लगता था इसके पहले कि जैसे हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग में हीट कंडक्टिविटी की बात आती है। तो जब हम टेम्परेचर डिपेंडेंस देखते हैं वो हम देखेंगे कैसे डिपेंड करता है, इसी जस्ट अभी आज ही क्लास में हो जाएगा। तो टेम्परेचर के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर ये जो रो था, ये इसको आज डिराइव करेंगे कि ये रो क्या होता है। तो विल डिराइव व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो ओवर देयर, एंड दैट फॉर दैट रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पर ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। हाँ, तो टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़ चुके हैं बट आज रिकॉल कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V, इसी को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन राइट डाउन एवरीबॉडी। द डिफरेंस इन द पोटेंशियल, the difference in the potential across the terminals of a electrode when the current is allowed to flow through the resistor, भाई हमने करंट, मेरे पास रेजिस्टेंस है और इसमें से बैटरी लगा दिया, इसके बाद की को स्विच ऑन नहीं किया, तो ये ईएमएफ तो दे रहा होगा, याद है? बट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस भी अभी काम नहीं किया होगा इसके। तो जब इसमें से हम करंट चालू कर देंगे, मतलब जब की लगा देंगे, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो यहाँ पर हमको मिलेगा, ठीक है? इसीलिए बोलते थे हम लोग कि ईएमएफ एग्जिस्ट इन ओपन सर्किट टू, मतलब जब हमारा यहाँ पर की नहीं लगा है तब भी ये ईएमएफ एग्जिस्ट करेगा। बट जो मेरा क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है, इट एग्जिस्ट इन क्लोज्ड सर्किट आल्सो। फिर उसके बाद बाकी डिफरेंसेस जो हम लोग पढ़े हैं वो सब, ओके? आगे, थ्रू द रेजिस्टर is called terminal potential difference. Summarize, okay? Summarize, called terminal potential difference. सपोज मेरे को ये टर्मिनल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है, तो उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या बोलते थे?
वर्क डन इन मूविंग द चार्ज V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, तो उसका जो दूसरा डेफिनेशन है वो हम पहले लिख चुके हैं, अभी इसको रिकॉल नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ओम्स लॉ, OHM एपॉस्ट्रोफी S, ओम्स लॉ। ठीक है, हाँ तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फॉर ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन अनचेंज्ड, अनचेंज्ड फिजिकल कंडीशंस का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, लेंथ उसका, मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी थिकनेस कंपैरेटिवली पूरी सेम है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं मटेरियल एक्सेट्रा, होमोजेनिटी, ये सब चीजें अगर ओके हाँ, तो ये फिजिकल कंडीशंस अगर कांस्टेंट रहेंगे तो उस कंडीशन पे द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू इट। स्टेडी करंट मतलब, बोलने का मतलब यहाँ पर क्यों आ रहा है, देखो EMI चैप्टर आगे पढ़ोगे जहां पर हम देखते हैं कि जब हम ना की को ये लगाना शुरू करते हैं, मतलब ये क्या होता है, की होता है जिसमें ऐसे हम की को प्लग इन करते हैं फिर निकालते हैं, तो एट द टाइम, एट दैट इंस्टेंट वेयर द की इज बीइंग प्लग्ड इन इनटू इट, इसके अंदर जब हम की को लगा रहे होते हैं ना, तो देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द करंट। तो क्या होता है, ये वेरिंग करंट हो रहा है उस टाइम पर। अगर उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हम बोले कि जब तक हम की लगा रहे हैं, जब कनेक्शन कंप्लीट हो रहा है, उस टाइम पर करंट को हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो एट दैट कंडीशन हम लोग स्टेडी करंट नहीं बोल रहे, तो इसीलिए लगाते समय और निकालते समय स्टेडी करंट नहीं। तो मेरा करंट जो है स्टेडी कंडीशन पे आ जाने के बाद उन दोनों का रेशियो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के बराबर होगा। ये बोलता है ओम्स लॉ। स्टेटमेंट हम सबके पास है, हम कहीं से भी रिकॉल कर सकते हैं, स्टेटमेंट डज नॉट मैटर ओवर हियर। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो R था, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर था R, ये इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दो तीन फैक्टर्स को हम लोग पहले ही, जो हमारा फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यहाँ से हम काफी चीजें जानते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ द कंडक्टर के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी। लेंथ बढ़ा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी और करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ये तो बेसिक सा फंडा है। इसके बाद हम लोग एक दो फैक्टर्स और यहाँ पर डील करेंगे जिसमें ना ये वाला पैरामीटर आ जाएगा कि ये रो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो विल जस्ट गिव द हेडिंग एज फैक्टर्स affecting resistance of a conductor, factors affecting R of a conductor। सबको दिखाई दे रहा है ना? Just now we recalled that on increasing the temperature of a conductor, the resistance of it increases। ये टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये कैसे होगा अभी हमको इसका समझना है। ठीक है, तो व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बेसिकली डिपेंड्स अपॉन, ये हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन बाय वन हम मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप लोग वहां पर लिख सकते हो। कुछ स्टेटमेंट हम लोग पहले लिख चुके हैं जब हम लोग R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए डिराइव कर रहे थे, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, हमको ये पता है। ठीक है, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, वो पूरा वहां से आ रहा है। ठीक है, ओके। नाउ अब अगर हम देखते हैं कि सपोज थर्ड पॉइंट जो कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो थर्ड पॉइंट है हमको इसको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिखना नेचर ऑफ मटेरियल में समराइज कर देंगे, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। अब ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, बेसिकली अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, इसका लेंथ कुछ एक यूनिट लेंथ होगा।
ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट ए नंबर विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी। बेसिकली अगर आप कंडक्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट लेंथ है ये पता होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के हिसाब से होता है। फॉर सपोज क्या करते हैं, मेरे को सपोज एक वायर बनानी है 1 mm थिकनेस की, तो उसका एक यूनिट लेंथ लेते हैं और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट करते हैं कि उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमको ये भी पता होगा कि सपोज 1 सेंटीमीटर में कितना n है ये भी पता होगा, 1 मिलीमीटर में कितना n है ये भी पता होगा, ठीक है। और 1 मीटर में एंड सो ऑन ये करके हमको पता होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अच्छा, तो व्हाट इज गुड फॉर अस, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होना। देखो लॉजिक क्या आएगा अपने दिमाग में, ये मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे को मेरी कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो मेरे लिए क्या है गुड, मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, सिंपल सा क्वेश्चन। तो भाई मैं यही बोलूंगा कि सिंस द चार्ज कैरियर्स आर आवर इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होना चाहिए, तब मेरे पास चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो मेरे को क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम मिलेगा। तो दैट डज नॉट हैपन, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इनवर्सली डिपेंड करता है n के ऊपर अबाउट ए पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं देख लो यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर आ रही वैल्यू, ध्यान देना। कंडक्टर का फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स रेजिस्टेंस, हमने कंडक्टर बोल दिया, मतलब वो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर है जहां पर वो कंडक्टर कहलाना शुरू हो गया। अब इस वैल्यू के ऊपर अगर हम बढ़ते चले जाते हैं, उस मटेरियल का अगर चार्ज कैरियर बढ़ता जाता है, उनकी चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, उसकी रेजिस्टेंस जो होती है ना कम बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ये नंबर अगर बढ़ते चले गए तो रेजिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता चला जाएगा। तो दिस हैपेंस व्हाई, बिकॉज देखो सिंपल है, मैं डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से अगर जा रहा हूँ, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से अगर जा रहा हूँ तो वहां पर मुझे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब मुझे गाड़ी ज्यादा रोकनी पड़ेगी, तो आई कैन नॉट फ्लो मोर इजीली। तो वो जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वो भी खुद इलेक्ट्रॉन्स है और मैं खुद इलेक्ट्रॉन हूं, तो चार्ज किसको फ्लो होना, इट इज नॉट गेटिंग दैट मच एरिया टू फ्लो, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा नेचर ऑफ द मटेरियल। और अब ये लास्ट वाला आते हैं फोर्थ पॉइंट, ठीक है, ये आता है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये देखना टेम्परेचर डिपेंडेंस। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस होने से क्या होता है, एक टर्म याद करना है मेरे को जिसको मैंने बोला था रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। कोई मुझे रिकॉल करके बता सकता है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या? रिलैक्सेशन टाइम is the average time elapsed between two successive collisions of an electron or a charge carrier. So when suppose you are giving heat to a conductor, एक कंडक्टर को मैं हीट दे रहा हूं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे करके जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं इधर उधर इधर। I am giving heat to the substance, means what am I doing? I am providing energy to its particles. उसके पार्टिकल्स को मैं क्या दे रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं। भाई याद करो, हीट एनर्जी 10th क्लास का कंसेप्ट है कि जब हम हीट देते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो हम उसके पार्टिकल्स को एनर्जी दे रहे होते हैं, हम और किसी को हीट नहीं दे रहे हैं। पार्टिकल्स को हीट एनर्जी जब हम देते हैं तो पार्टिकल्स हीट एनर्जी दो फॉर्म में स्टोर करता था, शायद पता नहीं आपने याद पढ़ाई की 11th में, एंट्रोपी और एंथैल्पी वाला कंसेप्ट आता है, इंटरनल एनर्जी वाला। तो वो इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट ये बोलता था कि पार्टिकल्स को जब हम एनर्जी देते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। तो जब मैंने किसी कंडक्टर को एनर्जी दिया तो उसके पार्टिकल्स और तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक लगा के मुझे ये बताओ कि ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा। जैसे ही पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ गई तो उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी। कम हो जाएगा, बट ऑब्वियस है भाई, तेजी से जाके टकराएगा। तो जितने देर पहले उसने टकराया था नॉर्मल कंडीशंस में, सपोज वो 1 सेकंड बाद किसी दूसरे पार्टिकल से टकरा था, सपोज यूजुअली वो बहुत कम होता है उससे, है ना,
तो सपोज वो 1 सेकंड बाद टकरा रहा था, तो जब मैंने इसको एनर्जी दी, हीट किया, हीट अप दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से जाके टकराएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम जब कम हो जाएगा तो वो पार्टिकल जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, टेम्परेचर दिया मैंने, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, तो मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो R is inversely proportional to relaxation time of the material. रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हुआ, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ पहली चीज R प्रोपोर्शनल टू 1/τ एंड R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज क्या सब Read on the statement below this point. Resistance of a conductor increases with increase in temperature of a conductor. हम कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये याद रखें, ठीक है। Resistance of a conductor increases with increase in temperature of a conductor. Okay, so now next topic, let us give the heading again as resistance. यहाँ पर हम सिंपल इसका SI